नमस्कार दोस्तों। आज का आपका सेशन मैंने थोड़ा सा आपको आंसर राइटिंग के अकॉर्डिंग लेने की कोशिश की है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है कि आप लोग आंसर राइटिंग भी नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा एक बार आपको देखा जाए कि आंसर राइटिंग में क्या चल रहा है और आंसर राइटिंग में किस तरीके की अ, समस्याएं आ रही है या फिर आप क्या सोच रहे हैं। तो हमने रिलीजियस फिलॉसफी को देखा, इंडियन को देखा, वेस्टर्न को देखा, वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी को देखा, सोशल में भी कुछ पार्ट्स हमने देखे। तो ओवरऑल बात ये है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट पीसीएस की बात कर रहे हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना कितना ज़रूरी है और आंसर राइटिंग कितना ज़रूरी है, इस बात को आप हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। पढ़ते बहुत सारे बच्चे हैं। जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं सभी पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नहीं पढ़ेगा या मैंने नहीं पढ़ा या आपने नहीं पढ़ा। पढ़ेंगे सभी। जो प्रीलिम्स पास करके मेंस के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है वो हमेशा पढ़ता ही है, यदि आप भी मानते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि भैया आंसर राइटिंग हम क्यों करें या आंसर राइटिंग हमें क्यों करनी चाहिए। तो छोटा सा एक कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा आप अपनी स्क्रीन पर देखकर। कोशिश करता हूँ मैं कुछ समझाने की आपको। आप समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिएगा, एक छोटा सा पैटर्न बताता हूँ आपको, एक छोटा सिस्टम बताता हूँ किस तरीके से हम खुद को क्रॉस चेक कर सकते हैं, खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं कि क्या मैं सही हूँ या मैं सही नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी हम रिलीजियस फिलॉसफी देख रहे थे, धर्म दर्शन हम देखने की कोशिश कर रहे थे। सभी बच्चे पढ़ रहे थे, सभी बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, ठीक है। अब इसमें से मैं दो कैटेगरीज अलग अलग कर देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास अभी 20 बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो इसको अगर मैं बाइफरकेट कर दूं, मैं कह दूं इसको कि 6 और एक तरफ हो गए आपके तकरीबन 14 बच्चे। 6 और 14, 6 बच्चे जो हैं वो आंसर राइटिंग करते हैं और चेक करवाते हैं अपनी कॉपी। 14 बच्चे हैं जो आंसर राइटिंग नहीं करते हैं, उसका कोई भी कारण हो सकता है, और कॉपी चेक नहीं करवाते। अब फर्क क्या रहेगा दोनों में, मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ। सेल्फ एवोल्यूशन या सेल्फ, मैं कहूँ कि खुद से हम ये कैसे तय करें कि मैं सही हूं या नहीं हूं, डिपेंडेंसी खत्म हम कैसे करें। तो देखिए, जो 6 बच्चे हैं जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जो आंसर राइटिंग करेगा उसके सामने कुछ प्रश्न या कुछ समस्याएं ऐसी आएगी जो उसका प्लस पॉइंट बन जाएगी। पहली बात, प्रश्न पूछ क्या रहा है, डिमांड ऑफ क्वेश्चन, डिमांड ऑफ क्वेश्चन, उसको ये हमेशा क्लियर हो जाएगा, डिमांड ऑफ क्वेश्चन। दूसरा, जैसे ही डिमांड ऑफ क्वेश्चन उसको क्लियर होता है उसके बाद वो उसकी फॉर्मेटिंग करता है। फॉर्मेटिंग मतलब क्योंकि वो आंसर राइटिंग कर रहा है तो फॉर्मेटिंग भी करेगा। फॉर्मेटिंग करने के बाद वो उसका कंक्लूजन करने की कोशिश करता है, कंक्लूड करता है उसे। ये आपका आंसर पूरा हो गया। अब उस बच्चे को क्या क्या सीखने को मिला, पहली बात उसे ये समझने को मौका मिला कि प्रश्न पूछता क्या है, या एक प्रश्न को देखकर मैं ये कैसे तय करूं कि ये क्या पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है, डिफ्रेंशिएशन कीजिए बिटवीन रिलीजियस एंड एथिक्स, या रिलीजन एंड एथिक्स, धर्म और नीति शास्त्र के बीच में आपसे अंतर करने का प्रश्न पूछा गया है। अब उसकी फॉर्मेटिंग आप कैसे करेंगे, उसका डिमांड क्या है, उसका कंक्लूजन आप कैसे लिखेंगे। एक बच्चा कहता है ठीक है मैं मेरे स्तर पर लिख लूंगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एक बच्चा कहता है नहीं मुझे चेक करवाना है, कैसे लिखूंगा। तो जब आप पूछते हैं उसके लिए जरूरी है लिखना। आप उसको एक लिखिए, एक फॉर्मेट में लिखने की कोशिश कीजिए। आपको पता है ये रिलीजियस फिलॉसफी का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर मुझे रिलीजियस सेक्शन या रिलीजन वाले टॉपिक के ऊपर ज्यादा ध्यान देना होगा, और यहाँ पर एथिक्स को एक सेकेंडरी पॉइंट के रूप में मुझे देखना है। मुझे रिलेशनशिप बताना है आपके रिलीजन और एथिक्स के बीच में, मुझे डिफ्रेंशिएशंस बताने हैं रिलीजन और एथिक्स के बीच में, मुझे दोनों की सिमिलरिटीज बतानी है, दोनों के डिफरेंसेस बताने हैं, और दोनों को कंपेयर करके इस आंसर को पूरा करना है। सिंपल, और कंक्लूजन लिखकर इसको खत्म कर देना है। अब ये चीजें जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तब आपको सीखने को मिलती है कि मुझे इसमें क्या कंक्लूजन करना है, फॉर्मेटिंग क्या करनी है, कैसे लिखना है, कहाँ कहाँ पर मुझे फोकस करना है, कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर मुझे सबसे ज्यादा ध्यान देना है।
ज्यादा कुछ मत कीजिए, जब भी आप आंसर राइटिंग करने बैठे तो मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मेट समझाता हूँ, छोटा सा तरीका समझाता हूँ, मे बी आपके लिए ये फायदेमंद हो। मान लीजिए हमने अभी रिलीजियस फिलॉसफी कवर कर दिया, हमने रिलीजियस फिलॉसफी धर्म दर्शन को अभी कवर कर दिया, खत्म हो गया। मान लीजिए 10 12 15 20 जो भी चैप्टर थे हमने वो पढ़ लिए, सारे टॉपिक्स हमने कवर अप कर लिए, पूरा सिलेबस आपका हो गया रिलीजियस फिलॉसफी का फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब क्या करें? पहली बात, सिलेबस, रिलीजियस फिलॉसफी का जो सिलेबस आपके आयोग ने तय किया है वो सिलेबस अपने सामने रखिए, और जो क्लासेस हुई है उसको टैली कीजिए। सबसे पहले जो स्टडी मटेरियल आपको मिला है उससे टैली कीजिए। मान लीजिए आपने टैली किया और पाया कि 15 टॉपिक्स में से 12 टॉपिक्स के वीडियोस क्लासेस मेरे पास हैं, 14 टॉपिक्स के नोट्स मेरे पास हैं। इट मीन्स 3 की पेंडेंसी यहाँ पर है, 1 की पेंडेंसी यहाँ पर है। इसको आप पहले सबसे पहले खत्म करें। बोलो सर 3 टॉपिक्स बचे हैं, क्लास करवा दीजिए, 1 टॉपिक बचा है उसके नोट्स दे दीजिए, कवर, सिलेबस पूरा ठीक है। सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज में आप ओल्ड या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाइए और उसमें ओनली रिलीजियस सेक्शन को आप निकाल लीजिए, धर्म दर्शन वाले सारे प्रश्नों को आप निकाल लीजिए। ज्यादा पीछे नहीं जाना है, ऑलमोस्ट 10 साल के आप ले लीजिए। अगर 2021 से आप लेना चाहें तो उसे 10 साल पहले कम कर लीजिए, अगर 2022 तक आप लेना चाहें तो 22 का तो एग्जाम हुआ ही नहीं चूंकि, तो 2021 में से 10 साल कम करके वहां से आप कहानी शुरू कर दीजिए कि अभी हम जो 2011 से शुरू करना है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 खत्म बात। और ये मुझे सारे के सारे प्रश्न पत्र मेरे पास 10 साल के होने चाहिए। 10 साल के प्रश्न पत्र की अवेलेबिलिटी, और अवेलेबिलिटी के बाद हम क्या करेंगे? थर्ड, सेकंड हो गया ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी हो गई। नाउ अब हम शुरू कर देंगे एक एक क्वेश्चन को चेक करना। मान लीजिए आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो ऐसा था जो आपने पढ़ा ही नहीं है, तो सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि सर ये प्रश्न आया कहां से है, ये क्वेश्चन डेवलप कहां से हुआ, जनरेट कहां से हुआ, आखिर ये प्रश्न आया तो आया कहां से। हो सकता है कई बार आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं पीसीएस और यूपीएससी का फॉर्मेट बहुत इजी नहीं रहता है, या इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग भी हो सकती है आपके साथ। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो कि क्या है, तो आपको उसका जवाब देने के लिए क्या करना होगा? आपको वो सब कुछ पता होना चाहिए जो पहले आपने पढ़ा है, तभी आप इनडायरेक्ट प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो आप चेक करेंगे और अगर कोई समस्या होती है तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे, और सॉर्ट आउट करने के बाद उसका आंसर लिख देंगे। सिंपल, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो सकता है आपको आता हो, सॉल्यूशन करेंगे, काम खत्म। छोटा सा एक अगर मैं आपको कुछ डिजिट बताऊं, अगर मान लीजिए ऐसे 100 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसको आप इस तरीके से बांट दीजिए कि ऑलमोस्ट मान के चलिए अगर आपने सारे सिलेबस को ढंग से पढ़ा है, सिलेबस आपके हाथ में है, टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, स्टडी मटेरियल आपके पास है, तो ऑलमोस्ट 70 to 80 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डायरेक्ट आप देखते ही आंसर कर देंगे। 15 से 20 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो थोड़े से टिपिकल होंगे, और टिपिकल भी इस तरीके से होंगे कि इसको भी मैं कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जो थोड़े से इनडायरेक्ट होंगे और हल्का सा क्लिक करते ही आपको उसका आंसर आ जाएगा। 4 से 5 प्रश्न आप मान के चलिए। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो कि जटिल होंगे, बहुत ज्यादा टिपिकल होंगे, 2-3 अलग अलग सेगमेंट्स को एक साथ अंदर डाल दिया जाएगा और हमें ये समझ में ही नहीं आएगा कि इसमें पूछ क्या रहा है, कंक्लूजन क्या निकालना है, यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, तो हम उसकी डिमांड ही नहीं समझ पाते हैं। ऐसे भी आपके 4 से 5 प्रश्न होते हैं। फाइनली 4 से 5 प्रश्न आपके वो होंगे जिसमें हमें ना ही तो क्वेश्चन समझ में आएगा, ना ही उसका आंसर समझ में आएगा, या हो सकता है कि हमें लगे कि वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इंडियन फिलोसफी में आपने देखा था कि वेदांत दर्शन, ठीक है सभी पढ़ते हैं, वेदांत दर्शन में सिलेबस में अगर मैं देखता हूँ तो शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, माधवाचार्य हैं, 3 ही सिलेबस में मुख्य रूप से पढ़े जाते हैं, और बुक्स में भी हम 3 ही देखते हैं स्पेशली। अब हुआ क्या कि क्या 2018 या 19 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछ लिया चैतन्य महाप्रभु का, है तो वेदांत दर्शन, लेकिन हमने पढ़ा नहीं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फायदा क्या होता है?
आप ट्रेंड समझ जाते हैं कि भैया ये बियॉन्ड द लिमिट भी पूछा जा सकता है, सीमाओं से बाहर भी प्रश्न आ सकता है। तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में हमें उसकी भी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट है। जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं तो आपको इसका फायदा होता है। जब आप पूरे क्वेश्चंस कर चुके होते हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट जो 2023 को टारगेट कर रहे हैं, जब आप ये क्वेश्चंस कर चुके होते हैं तो क्या किया जाए। मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चंस थे, उसको प्रैक्टिस कर लिया, इंडियन, वेस्टर्न, सोशल, रिलीजियस, कंटेम्प्रेरी, वेस्टर्न, सब कुछ मिला के मान लीजिए 400-500 क्वेश्चन थे, आपने सबको पढ़ लिया, सबको खत्म कर दिया, बात खत्म, चैप्टर क्लोज। अब क्या किया जाए। अब आप आ जाइए फ्रेश क्वेश्चन के ऊपर। फ्रेश क्वेश्चंस, फ्रेश क्वेश्चंस का मतलब क्या है, जो प्रीवियस ईयर्स में नहीं पूछे गए हैं उसे ही हम फ्रेश क्वेश्चंस कहते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट आपको अगर कोई एक टेस्ट सीरीज देता है या क्वेश्चंस बैंक देता है तो उसका ये मतलब नहीं है वो सारे क्वेश्चन फ्रेश ही आपसे पूछ रहा है। जितने भी टेस्ट सीरीज आप देते हैं उनमें से 50-60% क्वेश्चंस वो होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखकर कोई कह सकता है कि ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, सिंपल। दूसरी तरफ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आज तक नहीं पूछे गए हैं लेकिन उसको भी हम डाल देते हैं कि मे बी पॉसिबल ये भी पूछे जा सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, एक चैप्टर, एक चैप्टर 5 टॉपिक्स, एक चैप्टर जिसके 5 टॉपिक्स हैं, तो 5 टॉपिक में मान के चलिए आप कितने मैक्सिमम क्वेश्चंस बना सकते हैं, 6, 7, बस। इससे ज्यादा क्वेश्चंस आप नहीं बना सकते हैं। तो अगर मान लीजिए 10 चैप्टर्स हैं और ऑन एवरेज 6 टॉपिक एक चैप्टर में है, मतलब 60 टॉपिक्स, और 5 सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। मान लीजिए अगर मैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, इंडियन, वेस्टर्न, वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी, सोशल, रिलीजियस, 5 सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मैं इंडियन, वेस्टर्न, सोशल, रिलीजियस 4। तो अगर मैं 5 के लिए बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट 300 क्वेश्चन। अगर मैं स्टेट पीसीएस के हिसाब से बात करता हूँ 240 क्वेश्चन। ऑन एवरेज आप 250 मान लीजिए, 250 टॉपिक्स या 250 क्वेश्चंस। तो ये संभावना व्यक्त की जाती है कि जब आप 250 प्रश्न का आंसर राइटिंग कर लेते हैं या 250 प्रश्नों पर अपनी जिज्ञासा को डिस्कस कर लेते हैं किसी के भी साथ, जरूरी नहीं है आप मेरे साथ करें, कोई भी आपको मिलता हो कि यार ये मेरे प्रश्नों का जवाब दे सकता है, उसके साथ आप बैठे, उसको डिस्कस करें, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। और 250 प्रश्न करने का मतलब है, अब ये जो भी सेक्शन आपने पढ़ा, इंडियन, वेस्टर्न, सोशल, रिलीजियस, वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी, जो भी आपने पढ़ा, अब उस सिलेबस, अब उस टॉपिक, अब उस सेक्शन से आपके प्रश्न छूटने की संभावना ऑलमोस्ट 2 से 3% ही रह गई है। 97 to 98% पॉसिबिलिटी है कि अब कोई भी प्रश्न आपके सामने आ जाएगा, आप उसको करके ही आएंगे। तो एक बेसिक फॉर्मेट में आपको समझा रहा हूं कि सेल्फ डिपेंडेंसी किसे कहते हैं। आंसर राइटिंग के अंदर सेल्फ डिपेंडेंसी होती क्या है, मुझे सेल्फ डिपेंडेंट होना जरूरी क्यों है, क्योंकि जब तक आप खुद के अकॉर्डिंग आंसर नहीं लिखेंगे, आप खुद के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन नहीं करेंगे, तब तक आप उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे, या वो ब्यूटी आपके आंसर में नहीं आ पाएगी जो आपकी इंटरनल ब्यूटी है, आपकी आंतरिक सुंदरता जो है आपके विचारों की, वो नहीं आ पाएगी। मैं आपको सिखा रहा हूं, मेरे अकॉर्डिंग सिखा रहा हूं, आप खुद सीख रहे हैं, ये है आपकी रियलिटी। मैं आपको सिखाऊंगा, आपके लिए सेकंड हैंड नॉलेज हो गई, लेकिन जो नॉलेज आपके अंदर से बाहर आएगी वो बेसिकली प्योर नॉलेज होगी। मान लीजिए मैंने 100 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, 100 बच्चों को मैंने एक पैटर्न सिखाया, 100 के 100 बच्चों ने वही पैटर्न आंसर राइटिंग में लिख दिया, तो आप कॉपी चेक कर रहे हैं तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, सभी बच्चे एक जैसा लिख रहे हैं, इसमें ओरिजिनलिटी कहाँ है, वास्तविकता कहाँ है। तो उस वास्तविकता के लिए जरूरी है कि आप थोड़ी सी मेहनत खुद के विचारों पर करें कि मैं खुद कैसे समझ सकता हूं इन चीजों को, सेल्फ रियलाइजेशन कैसे होगा मेरा, मैं मेरे अकॉर्डिंग आंसर कैसे लिखूं। अब एक बड़ी विडंबना रहती है कि साहब फिलॉसफी में आप अपने शब्दों का यूज नहीं करेंगे, फिलॉसफी में आप अपने वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे।
ये सब फालतू की बातें हैं। आप कीजिए, आपको आता है क्या यूज करना, इंपॉर्टेंट ये है। अगर आता है तो कीजिए, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। आप डायग्राम्स का यूज कीजिए, आप एक सिस्टमेटिक ढंग से आप आंसर लिखिए। आंसर का बेसिकली कोई पैटर्न नहीं होता है। आंसर का एक ही यूनिवर्सल पैटर्न है कि क्वेश्चन की डिमांड को पूरा करना, चाहे आप कैसे भी करें, चाहे आप कैसे भी करें, क्वेश्चन की डिमांड पूरी होनी चाहिए। और उसके लिए जरूरी है क्वेश्चन की डिमांड को समझना। बात खत्म। इसके अलावा ना ही तो कोई थ्योरी है, ना ही कोई प्रिंसिपल है, ना ही कोई पैटर्न है, ना ही कोई सिस्टम है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप जो भी सेक्शंस आपके कवर हो रहे हैं, जो भी सेक्शंस हम कवर करते जा रहे हैं उनको आप आंसर राइटिंग के अंदर उतारना शुरू करें। दूसरी बात, इस वीक, इस पूरे वीक हम रिलीजियस फिलॉसफी के जो पेंडिंग टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करेंगे। देन मंडे से हम इंडियन फिलॉसफी शुरू करेंगे अगेन। ठीक है, तो अभी आप आंसर राइटिंग कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए, थोड़े से एफर्ट्स लगाइए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए। हमारी एक समस्या क्या है, हमें एक ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए होता है जो हमें फ्रेश क्वेश्चन दे, जो न्यू क्वेश्चन दे। अब वो कुछ भी क्वेश्चन आपको दे रहा है तो आपको लग रहा है ये न्यू क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि आपने पहली बार देखे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखेंगे तो सारे क्वेश्चन वही हैं। मैंने कहा कि अनेकांतवाद को समझाइए, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मान लीजिए आया हुआ है कि अनेकांतवाद को समझाइए, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अनेकांतवाद। अब मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं बच्चों को, मैंने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया कि इसको फ्रेश कैसे कह सकते हैं। तो मैं कैसे कहूँ, मैं क्या कहूंगा कि अनेकांतवाद से आप क्या समझते हैं और जैन दर्शन में इसका इंपॉर्टेंस क्या है। क्वेश्चन वही है, अनेकांतवाद को समझाना है। जब आप अनेकांतवाद समझाएंगे तो उसका इंपॉर्टेंस भी बताएंगे, वो क्रिटिसिज्म भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे आप। लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, उसी क्वेश्चन को घुमाकर मैंने एक नया क्वेश्चन बनाकर आपके सामने डाल दिया। और आप कह रहे हैं हाँ सर ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। अरे इंपॉर्टेंट क्या लग रहा है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, वही पूछा है मैंने तुमसे। समझ रहे हैं बात को? तो जरूरी है आपको थोड़ा सा अवेयर होना, थोड़ा सा जागृत होइए, सेल्फ डिपेंडेंसी की कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसे कहता है ना आत्मनिर्भर, उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये कीजिए आप। मंडे से हम इंडियन फिलॉसफी करेंगे। और रिलीजियस फिलॉसफी में जो डाउट है, कुछ बच्चों का डाउट था, वो ऑलमोस्ट दूर हो चुका है। बाकी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो क्लास में आप आंसर राइटिंग लिख के मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा। हमारा आंसर राइटिंग का पैटर्न थोड़ा सा अलग रहता है, मैं पहले ही कहता हूँ आपको। हमारा 1-to-1 कॉन्वर्सेशन का आंसर राइटिंग पैटर्न रहता है। ठीक है, तो आप वो कीजिए, तो हम उस पर फिर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।